हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। 2024 आ चुका है। आईबीपीएस ने कैलेंडर जारी कर दिए हैं। अब सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि आप इन शुरुआत के 6-7 महीनों का कैसे उपयोग करें ताकि इस साल कम से कम एक एग्ज़ाम तो आपका निकल ही जाए, एक नौकरी आपको प्राप्त हो जाए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग सेक्शन की कि रीजनिंग को आपको कैसे शुरुआत से लेकर के चलना है। और इस वीडियो में हम फ्रेशर की भी बात करेंगे जो एकदम नए बच्चे हैं, साथ ही साथ हम रिपीटर्स की भी बात करेंगे जिन बच्चों ने पहले से पढ़ रखा है उनको क्या करना चाहिए। तो दोनों तरह के बच्चों के लिए ये स्ट्रेटजी सेशन आपका रहेगा। ध्यान से देखेंगे, सारी बातें समझेंगे और अगर आप इसे लागू करेंगे, अपने ऊपर अप्लाई करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। क्योंकि इसी स्ट्रेटजी के साथ जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा वो इसी स्ट्रेटजी के साथ ही चलते हैं और तभी उनका आखिरी में जाकर के सिलेक्शन पूरी तरीके से हो पाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अगर बात करें कि आखिर ये जो स्ट्रैटेजी है रीजनिंग के सेक्शन को क्रैक करने की, ये कौन कौन से एग्जाम पे अप्लाई होती है। तो चाहे आपका आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क हो, चाहे आईबीपीएस पीओ क्लर्क हो, आईबीपीएसओ हो, एसबीआई पीओ क्लर्क हो, या फिर आरबीआई ग्रेड बी, या फिर बीच में अगर इंश्योरेंस के एग्जाम्स आते हैं, सब के लिए जो रीजनिंग का सिलेबस है वो सेम है। प्रीलिम्स टू मेंस सिलेबस सबके लिए सेम है, थोड़े बहुत ट्विकिंग की जरूरत होती है बस। तो ये जितने भी एग्जाम्स हैं, अब हर एक एग्जाम के लिए अलग से नहीं पढ़ना, सब एग्जाम के लिए सेम स्ट्रेटजी आपको लागू करनी है। और अगर इस लेवल पे आप पढ़ेंगे तो ये सारे एग्जाम्स आप आसानी से कवर कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले ये समझें कि ये जो हमारा रीजनिंग है इसका सिलेबस क्या है। बहुत सारे बच्चों को पता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता। तो एक इसका जो सिलेबस है यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ये सेक्शन आपका क्या होता है, मिसलेनियस का, जिसमें मैं लॉजिकल रीजनिंग को हटा देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपके केवल और केवल मेंस में पूछा जाता है। सिलॉजिज्म, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट, वर्ड फॉर्मेशन या मिसलेनियस के क्वेश्चंस रहते हैं। इसमें आपका एक सेक्शन और आता है जो कि क्लर्क वगैरह में बहुत पूछा, खास तौर पे आरआरबी पीओ में पूछा जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अल्फ़ाबेट सीरीज़ या अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज। तो वो वाली जो सीरीज है वो भी आपकी पूछी जाती है, मिसलेनियस में ही वो भी आता है। फिर जो दूसरा पार्ट होता है वो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का होता है, जिसमें आपके वेरियस सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चंस होते हैं, सर्कुलर हो, लाइन हो, स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, पेंटागन हो, बहुत तरह के। फिर बहुत तरह की जो पजल्स होती हैं, मंथ बेस्ड, वीक बेस्ड, ईयर बेस्ड, फ्लैट एंड फ्लोर, डेजिग्नेशन, बॉक्स बेस्ड, अरेंजमेंट पजल, डायरेक्शन बेस्ड पजल, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सनस की सिटिंग पजल। तो ऐसे बहुत सारे तरह के टाइप की पजल्स होती हैं। और अगर हम मेंस में जाएं तो इसमें कई बार चीज़ें क्लब हो जाती हैं कि आपको सिटिंग अरेंजमेंट एक ही नहीं दिख रहा है, सर्कल के अंदर ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर बना है, ऐसे करके। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं, कुछ नए टाइप के भी पजल्स होते हैं। तो ये आपका टोटल सिलेबस है। तो इतनी चीज़ें आपको कवर करनी है। अब आप ये कहेंगे सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है जो हमें सबसे पहले कवर करना है, या हमें वो तो कवर करके जाना है। तो ये ध्यान रखिए कि डोंट सेलेक्ट आउट ऑफ द सेलेक्टेड। ये पहले से ही सेलेक्ट करके आपको दिया गया सिलेबस है, इसमें से कुछ भी आप ऐसे नहीं कह सकते कि इसमें हम कुछ सेलेक्ट कर लें। और अगर आपका कोई भी दोस्त, मित्र, यार या फिर अनुभवी व्यक्ति आपसे ये कहे कि प्रीलिम्स में ना ये नहीं पूछा जाता तो हम ये नहीं करेंगे, या फिर पिछले साल के एग्जाम में ना ब्लड रिलेशन नहीं पूछा गया था तो हम वो नहीं पढ़ेंगे, आपको भी नहीं पढ़ना चाहिए, तो आप खास तौर पे उनसे दूरी बना करके रखिए। आपका एग्जाम है, सिलेबस पूरा डिफाइंड है, इसमें हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किसी की शिफ्ट में किसी तरह के सवाल, किसी की शिफ्ट में किसी तरह के सवाल, तो पहले से डिसाइडेड नहीं है। तो सारी चीज़ें पढ़नी है और सारी चीज़ों को इक्वल वैल्यू दे करके चलना है। अभी सिलॉजिज्म के क्वेश्चंस आपको 2-3 नंबर में पूछे जा रहे हैं, हो सकता है इस साल 5 नंबर में पूछे जाए। तो अपने लिए अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारिए, सब पढ़ना ही है और इनको अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो सिलेबस की बात रही। अब हम सबसे पहले बात करते हैं फ्रेशर्स की। फ्रेशर्स का मतलब मेरे लिए उन बच्चों से है जो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2024 में, या फिर 2024 मतलब जो अपने लास्ट सेमेस्टर्स या ईयर्स में होंगे, जिनको लग रहा है कि हम एग्ज़ाम देंगे, या फिर हमें पता होना चाहिए अगली बार जब एग्ज़ाम होगा तो उसमें कैसे हमको तैयारी करनी है। तो उन फ्रेशर्स बच्चों के लिए जिनका पहली बार एग्ज़ाम है, या फिर हो सकता है दूसरी बार भी एग्ज़ाम हो, पहले साल उन्होंने कुछ चीज़ें सही तरीके से समझी नहीं थी, तो उनके लिए जो स्ट्रेटजी है, हमारे पास 7 महीने हैं। अभी जनवरी चल रहा है, जनवरी से जुलाई तक। क्यों सर? क्योंकि 3 अगस्त से एग्ज़ाम शुरू हैं। 3 अगस्त 2024 से एग्ज़ाम शुरू हैं।
तो मोटा मोटा 7 महीने हम लेकर के चलते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहला जो हमारा फेज है वो है जनवरी फरवरी महीने का 2 मंथ का। इस 2 महीने में जितने बच्चे फ्रेशर हैं उनको ये प्रयास करना चाहिए कि वो कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से हर एक टॉपिक का कवर कर लें, है ना, कंप्लीट कॉन्सेप्ट कवरेज। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ऑफ एवरी टॉपिक, जितने भी टॉपिक्स हैं जो अभी मैंने आपको सिलेबस दिखाया उन सब के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए। कभी शॉर्टकट के चक्कर में ऐसे नहीं पड़ेगा सिलॉजिज्म के लिए हमको क्या करना है सर, ऐसे ऐसे कर लेते हैं, जुगाड़ से काम बन जाएगा। बैंक एग्जाम में नहीं बनेगा, मान के चलिए नहीं बनेगा। तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से पढ़ने हैं, चाहे वो सिलॉक्स हो, इनइक्वलिटी हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, या फिर पजल सिटिंग अरेंजमेंट। आपको हर एक चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए इस 2 महीने में कि इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है। पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, स्टेटमेंट्स जो होते हैं कन्फ्यूजिंग उनका मतलब क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको शुरुआत के 2 महीने में कर लेनी है। ये मत सोच करके चलिए कि आप आखिरी के 7 महीने तक केवल प्रिपरेशन की तैयारी की शुरुआत ही करेंगे, नहीं, तब तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा इस साल। इस साल अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको थोड़ा तेज चलना पड़ेगा, उन्हीं का सिलेक्शन हो पाएगा। शुरुआत के 2 महीने पूरी तरीके से जितने तरह जो भी कॉन्सेप्ट हैं आपको कवर करने होंगे, अपने आप को चीज़ों को सिखाना होगा, और ये मुश्किल नहीं है, हो जाता है। अगला मार्च से अप्रैल वाला जो महीना आपका चलेगा, बीच में होली वगैरह पड़ती है, छुट्टी हो जाती है, मार्च से अप्रैल इसीलिए मैं लेके चल रहा हूँ 2 महीने का जो यहाँ पे समय है। अगर आपने शुरुआत के 2 महीने में कॉन्सेप्ट कवरेज अपनी कर ली है सारे टॉपिक्स की, तो आपको फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट करने होंगे फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम। शुरुआत में मैं आपको बता दूं, जो बच्चे जनवरी में नया नया शुरुआत कर रहे हैं, सारे बच्चों को जोश रहता है बिना पढ़े मॉक टेस्ट देने का, और ऐसे बच्चों का जो कॉन्फिडेंस होता है वो डाउन हो जाता है। मॉक टेस्ट अभी शुरुआत में दे, पहले तैयार तो करिए अपने आप को कि आप उस लेवल तक पहुंच जाएं, तब तो मॉक टेस्ट को आप एसेस कर पाएंगे कि आप कितना जानते हैं और कितना कुछ जानना बाकी है। जब कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ जानते ही नहीं, तो तुक्का मार करके कोई फायदा नहीं। तो शुरुआत आपको करनी है प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। प्रीलिम्स लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, प्रीलिम्स में भी जैसे आरआरबी क्लर्क की बात करूं तो काफ़ी आसान क्वेश्चंस होंगे, और अगर एसबीआई पीओ की बात करूं थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस होंगे। तो आपको प्रीलिम्स लेवल पे भी ना वैरायटी मिलती है, तो आपको प्रीलिम्स लेवल के डिफरेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब दूसरा सवाल होगा कि सर क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे प्रीलिम्स लेवल के? तो पहला सोर्स तो मैं आपको यही बता दूं कि अगर आप स्टडी स्मार्ट का यूट्यूब चैनल ओपन करेंगे तो आपको 2023 में हुए सारे एग्ज़ाम्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्रीलिम्स लेवल के जो भी आपके प्लेलिस्ट हैं, चाहे वो आरआरबी पीओ क्लर्क हो, चाहे आईबीपीएस पीओ हो, चाहे एसबीआई पीओ हो, या फिर एसबीआई क्लर्क हो, सब की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपको वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, हज़ारों की संख्या में क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, और वो आपके एग्ज़ाम लेवल के ही बनाए गए हैं। तो वहाँ से आप ले सकते हैं, बढ़िया क्वेश्चंस मिलेंगे, बढ़िया तरीके से दिमाग चलेगा, मज़ा आ जाएगा आपको। दूसरा जो सोर्स है वो है गूगल का, मतलब गूगल सर्च मारेंगे अगर आपको, तो गूगल सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी पीडीएफ भी मिल जाएंगी। और पीडीएफ के साथ थोड़ा सा दिक्कत ये होती है कि पीडीएफ में बहुत सारे आंसर गलत भी रहते हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पे आपको सचेत होकर के चलना पड़ेगा, बच्चे परेशान हो जाते हैं, है ना। तीसरा सोर्स क्या होता है? तीसरा सोर्स होता है मॉक्स का, है ना। तीसरा सोर्स है मॉक्स का, जहाँ पे आप टाइम को ना देखते हुए केवल मॉक से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ऐसे आप कर सकते हैं। तो ऐसे 2-3 सोर्स आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, और आज के समय में सारे ही फीजिबल हैं, है ना। आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन चाहिए, आप हमारे चैनल को खोल लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में सर वो तो 2023 का है ना, 2024 के लिए कुछ बदलता नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऐसा कि 2023 में कुछ सिलेबस था, 2024 में कुछ और है, ऐसा कुछ नहीं है। वो थोड़ा बहुत पैटर्न या फिर थोड़ा बहुत लेवल का डिफरेंस हो जाता है, बाकी सब कुछ सेम ही रहता है, और हमारे क्वेश्चंस वैसे ही एडवांस रहते हैं, तो आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो आपकी अगली जो स्ट्रेटजी होगी, मार्च अप्रैल में प्रीलिम्स लेवल के बढ़िया क्वेश्चंस लगाइए। उससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जो आपने शुरुआत के जनवरी और फरवरी में पढ़ा है उसका बहुत अच्छा क्या होगा, असेसमेंट होगा कि आपने जो पढ़ा है उसमें कहाँ कहाँ कमी रह रही है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट अभी भी आपको पीड़ा पहुंचा रहे हैं, दुख दे रहे हैं, या फिर समझ नहीं आ रहे। बहुत सारे बच्चों के लिए ब्लड रिलेशन बहुत कठिन हो जाता है, तो ऐसे आपको समझ में आएगा कि आपको कहाँ कमी रह रही है। तो आप क्या करेंगे,
प्रैक्टिस के थ्रू उनको दूर करने का प्रयास करेंगे, थोड़ा और उन पे दिमाग लगाएंगे कि अच्छा इसमें भी तकलीफ हो रही है मुझे सॉल्व करने में, फिर से एक बार मैं समझ लेता हूँ कॉन्सेप्ट, फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। तो ये फेज़ आपका होगा जो जनवरी फरवरी की मेहनत है वो यहाँ पे टेस्ट होगी, कहाँ पे, मार्च अप्रैल में। बढ़िया तरीके से करिए, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अगर मार्च अप्रैल में आपने 2 महीने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है तो मई का महीना स्टार्ट हो तो आप मेंस के प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दिया। मेंस का मैं मतलब ये नहीं केवल मेंस के ही करिए, जो प्रीलिम्स की आपकी प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं, जैसे अभी स्टडी स्मार्ट पे भी आपके प्रैक्टिस सेशन से स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसके साथ साथ मेंस के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। जो बच्चे इस ख्याल में रहते हैं, खास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ शुरुआत के जो 1 साल 2 साल तैयारी करते हैं, उनके मन में ये रहता है कि जब तक प्रीलिम्स नहीं निकलेगा मेंस नहीं निकलेगा, है ना, या फिर जब तक प्रीलिम्स नहीं निकलेगा मेंस को पढ़ के करेंगे क्या। हमेशा ध्यान रखिए, मेंस के लिए जो 1 महीने का समय मिला है उसमें आप ये सोचें कि आप प्रीलिम्स से डायरेक्ट जंप कर पाएंगे मेंस पे और इस लेवल पे अच्छा पढ़ पाएंगे कि क्रैक कर पाएं, तो मुश्किल है बेटा। क्यों? क्योंकि आप पहले साल में हो और आपसे कई साल से तैयारी कर रहे बच्चे भी साथ में एग्जाम दे रहे होते हैं, ज़्यादा अनुभवी, ज़्यादा अच्छी नॉलेज, ज़्यादा अच्छी पकड़ रहती है उनकी, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आप अगर पहले साल से चाह रहे हो कि ना तैयारी करें और पहले साल में ही सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो, तो आपको मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने स्टार्ट करने पड़ेंगे। अपनी डेली रूटीन की प्रैक्टिस में आप मेंस के खास तौर पे जैसे पजल्स हैं इन्हें आप करना स्टार्ट कर दीजिए। डीआईज जो हैं, खास तौर पे लॉजिकल डीआईज हैं, वो आप करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आप हैबिचुअल हो जाएंगे कि चीज़ें सिर्फ प्रीलिम्स तक ही आपकी कमांड में नहीं है, बल्कि आप मेंस भी अच्छे तरीके से हैंडल करने लगेंगे। तो मई का जब समय स्टार्ट हो तो आपको प्रीलिम्स के साथ मेंस को मिला करके फिर तैयारी स्टार्ट करनी है। सिर्फ प्रीलिम्स पे जोर नहीं, मेंस भी साथ में आपका चलना चाहिए। और अगर हम आगे बढ़ें, जो कि हमारा आता है महीना, या फिर जब भी आप तैयारी कर रहे हैं, अप्रैल के बाद या फिर अप्रैल से ही आपको मॉक टेस्ट देने स्टार्ट कर देने हैं प्रीलिम्स लेवल के। मतलब जब आपने शुरुआत के 2 महीने अच्छे से पढ़ा, मार्च में अच्छे से आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए, तो अप्रैल से मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिए धीरे धीरे, एक दिन में एक मॉक ऐसे देते रहिए, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि आपका जो टाइम है, एक होता है ना क्वेश्चन को सॉल्व करना, अब एक क्वेश्चन को कोई 10 मिनट में सॉल्व कर रहा है, कोई 1 मिनट में सॉल्व कर रहा है, तो हमें क्वेश्चन से सॉल्व ही नहीं करना, कम समय में सॉल्व करना है। तो जो टाइम की इफिशियंसी है वो आप सीख जाएंगे। और यहाँ पे जब आप मॉक दे रहे हों, इसी में मैं आपको एक पॉइंट और ऐड कर दूं कि जब आपका जून का महीना स्टार्ट हो तो आपको मेंस के भी मॉक देने शुरू कर देने होंगे, है ना। अब ये सारी चीज़ें तब हैं जब ऊपर के दी हुई सारी चीज़ें आप फॉलो कर रहे हैं। तब जून का महीना शुरू हो तो आप हफ्ते में एक बार मेंस का मॉक दीजिए, जिससे आपको पता चले 3 घंटे बैठ के, 2.5-3 घंटे बैठ करके अगर एग्ज़ाम देना होगा तो आपकी कैपेसिटी उतनी है भी कि नहीं है। कई बच्चे होते हैं 15-20 मिनट में ही थक जाते हैं, है ना, एग्ज़ाम देते हुए, तो वो बच्चे कैसे सेलेक्ट हो पाएंगे मेंस में। और ये बात सभी लोग ध्यान रखिए फ्रेशर वाले कि सिलेक्शन मेंस के मार्क से होता है। प्रीलिम्स में आप 100 आउट ऑफ 100 लाइए, कोई मतलब नहीं, केवल क्वालिफाइंग है, मेंस का नंबर ही मैटर करता है। तो मेंस में क्लर्क में है तो उसी से तो सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल। पीओ की बात है तो मेंस के नंबर और इंटरव्यू के नंबर मिल करके मेरिट लिस्ट बनती है। तो मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी तैयारी आपको शुरुआत से ही करनी है। दिमाग में ये बात डाल लीजिए, कोई भी अगर ये कहता है कि पहले बेटा प्रीलिम्स करो फिर मेंस जब प्रीलिम्स निकलेगा तब करना, नहीं, पहले प्रीलिम्स साथ साथ में मेंस, तभी आप 1 साल में सिलेक्शन ले सकते हो, वरना नहीं ले सकते, फिर साल दर साल लगते रहेंगे ऐसे। तो फ्रेशर स्टूडेंट के लिए एक बार फिर से मैं रिकैप कर दूं, पहले के 2 महीने आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट कवरेज पे ध्यान देना है, सारे टॉपिक्स के आप सटीक जो कॉन्सेप्ट हैं वो सीख जाएं, अपने आप को सिखा दें। बहुत बड़ा समय 2 महीने का कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि जल्दबाजी में कॉन्सेप्ट सीखें कुछ ना कुछ चीज़ें छूट जाएंगी। फिर अगला जो मार्च या अप्रैल का महीना शुरू होता है वहाँ पे आप प्रीलिम्स लेवल के प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू करिए, प्रैक्टिस करना, जिससे आपको पता चलेगा जो आपने सीखा उसमें कहाँ कमी है, फिर उसको फिर से दोबारा कॉन्सेप्ट सीखिए, फिर से प्रैक्टिस करिए। और अप्रैल महीने से ही आप अपने जो मॉक्स हैं उनको लगाना स्टार्ट कर दीजिए प्रीलिम्स लेवल के। और जब आप मई महीने में आ जाएं तो मेंस के क्वेश्चन मिला करके फिर स्टार्ट करिए अपनी प्रैक्टिस को। प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन करिए, मेंस के भी क्वेश्चन करिए, तभी भला हो सकता है। और जून महीने से आप मेंस के भी मॉक देना शुरू कर दीजिए, हफ्ते में 1 बार दे दीजिए, 2 बार दे दीजिए, जैसे आप अपने आप को कंफर्टेबल कर पाएँ, ताकि आप
रूबरू रह पाएँ कि भाई मेंस का एग्ज़ाम कैसे होता है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, मेरे अंदर अभी क्या कमी है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ पाएँ। तो ये फ्रेशर्स के लिए है। वहीं पे अगर हम बात करें रिपीटर्स की, रिपीटर्स का मतलब जिन्होंने एक एग्ज़ाम दे दिया, उनको अनुभव है एग्ज़ाम कैसे होता है, किस चीज़ का कितना इंपॉर्टेंस है, वो सारी चीज़ें, तो उनके लिए थोड़ा सा सिनेरियो बदल जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं कि कुछ पता ही नहीं है क्या करना है, कैसे करना है। तो जो फ्रेशर्स हैं उनके पास भी 7 ही महीने, क्योंकि समय तो सबके लिए देखिए सेम है, 7 महीने ही हैं जनवरी से जुलाई तक, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। तो आप अगर जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, पहली चीज़, अगर आप फ्रेशर नहीं हैं तो आपको अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। बहुत सारे बच्चे यही काम करते हैं कि जैसे एग्ज़ाम सेशन एंड हुआ, दिसंबर में ख़त्म हुआ, प्रैक्टिस छोड़ के बैठ गए हैं। अब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जब अब नया नोटिफिकेशन आएगा एग्ज़ाम का तब फिर से शुरू करेंगे। तब तक इधर उधर कहीं दाएं बाएं हाथ मार लेते हैं, कुछ घूम टहल लेते हैं, या फिर इतने दिन पढ़ लिया, सबके ऊपर एहसान कर दिया है, तो अब हम कुछ दिन ऐसा काम करते हैं जिससे हमको अच्छा लगे। ये सब अपना जो एटीट्यूड है बदलना होगा। सिंपल सी बात है, आप सेलेक्ट नहीं हुए हैं तो उस बात को ओन करिए और उस ओनरशिप के साथ अपनी तैयारी जारी रखिए। कॉन्टिन्यूअस प्रिपरेशन अपनी जारी रखिए। प्रैक्टिस में आपको गैप नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि गैप अगर आपका हुआ तो फिर से आप रीसेट होंगे, फिर से आपको मोटिवेट करना पड़ेगा अपने आप को फिर से उस लय में लाने के लिए। बहुत ज़रूरी होता है, रूटीन ब्रेक हो जाए ना तो रूटीन में आना बहुत समय ले लेता है, तो रूटीन नहीं ब्रेक करना। तो आपको अपनी प्रैक्टिस सेशंस को कंटिन्यू लगातार बना के रखना है, और ये आपका जो टाइम इफ़िशियंसी और एक्यूरेसी दोनों को इम्प्रूव करेगा, कि जो लगने वाला समय है वो भी कम होगा और आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। दूसरी चीज़, जो पहले के 2 महीने आपके लिए हैं, जनवरी और फरवरी के, ये बात मैं बहुत इंपॉर्टेंटली आपको बता रहा हूँ कि जो पहले के 2 महीने हैं उसमें जो भी आपके फ्लॉज हैं, जो भी आपके वीक टॉपिक्स हैं, इनको बेटा आप अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए। वीक टॉपिक्स फ्लॉज का मतलब ये हुआ कि कई सारे बच्चों को ब्लड रिलेशन में डर लगता है, कई सारे बच्चों को किसी खास तरह की पजल में डर लगता है। तो आपको पहले शुरुआत के जो 2 महीने हैं, ये जो आपकी कमी है या जो डर है, इस पे विजय प्राप्त करनी है, क्योंकि इसी वजह से हो सकता है आपका सिलेक्शन ना हो रहा हो कि वो सवाल देखते आपके हाथ पैर फूल जाते हैं और आप उसको करने भी बैठते हैं, हो नहीं पाता एग्जाम में, जिसकी वजह से पूरा पेपर खराब हो जाए, टाइम भी गया, कर भी नहीं पाए और टेंशन में आकर के पूरा पेपर खराब हो गया। तो इसको शुरुआत के 2 महीने में इस पर विजय प्राप्त करनी है आपको। जो भी कमज़ोर टॉपिक है सबसे पहले उसे उठाइए, उसे समझिए, उसे पढ़िए। जब वो आपको आसान लगने लगेगा ना, आपका जो सबसे कमज़ोर टॉपिक है, तब आप सोचेंगे कि बाकी चीज़ें तो बहुत आसान है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है आपके लिए। और इन बच्चों को तो सब कुछ होता है, सीरियसनेस भी होती है, बस एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि आपको क्या करना है शुरुआत के 2 महीने में, ये करना है। अपने कमजोरी को दूर करिए, साथ ही साथ अपनी प्रैक्टिस को बना करके चलिए, इसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए। नोटिफिकेशन का वेट मत करिए, वो अपने समय पे आएगा, लेकिन जब आएगा तब तक आपको तैयार रहना है, ताकि 1 साल फिर से खराब ना हो, है ना। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है मार्च के बाद, जब आप अपनी कमजोरी वगैरह दूर कर लें, तो मार्च के बाद आपको मॉक्स देने शुरू करने हैं और मेंस के जो क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट कर देने हैं। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि अगर आप जनवरी से लेकर के फरवरी तक अच्छे से प्रैक्टिस सेशंस अपना मैंने कहा प्रैक्टिस सेशन तो आपको बंद करना ही नहीं, अपना आप कर ही रहे हैं, तो इतनी चिंता नहीं होगी कि आपको प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। और ईमानदारी से तैयारी है तो प्रीलिम्स निकलेगा, इसकी चिंता नहीं होगी। मेन चिंता ऐसे बच्चों की होती है मेंस एग्जाम की, मेंस नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि मेंस के बारे में सोचते नहीं हैं, सोच के या तो डर जाते हैं। तो आपको इस डर को पहले से ही टैकल करके चलना होगा। आप मार्च से ही शुरू कर दीजिए मेंस के क्वेश्चन करना, अच्छे क्वेश्चंस करिए। और मैं तो कहता हूं अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो मार्च का भी वेट क्यों करिए, आप मेंस के क्वेश्चन भी लगाते रहिए ना। मेंस के क्वेश्चन लगाते रहेंगे तो नुकसान नहीं होगा, अच्छा ही है, फायदा ही होगा आपको। तो आप मेंस के क्वेश्चन, मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चों का प्रीलिम्स निकलता है, मेंस नहीं निकल पाता, उसके पीछे कुछ और वजह नहीं है, वो है मेंस की लेट प्रिपरेशन और कुछ नहीं। आप प्रिपरेशन तो कर रहे हैं लेकिन बहुत लेट हो जा रहे हैं प्रिपरेशन करने में ही। तो मेंस की जो लेट प्रिपरेशन है उसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि तब तक दिमाग चल ही नहीं पाता।
बहुत सारी चीज़ें, जैसे मेंस में तो आप रीजनिंग में जाएंगे तो बढ़िया बढ़िया पजल्स मिलते हैं, लॉजिकल रीजनिंग रहता है। ये लॉजिकल रीजनिंग बहुत सारे बच्चों का सर खपाता है, क्या सही होगा क्या गलत होगा। लॉजिकल रीजनिंग को क्रिटिकल रीजनिंग भी कहते हैं, जो बच्चे नहीं जानते हैं। स्टेटमेंट, एजम्पशन, आर्गुमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, ये वाले क्वेश्चंस, तो इन सबको आप पहले से पढ़ के चलिए ना। कौन मना कर रहा है? कोई मना नहीं कर रहा। आपने खुद को अपने आप को मना कर रखा है कि हम नहीं पढ़ेंगे जब तक प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। 1 महीने का समय मेंस के लिए नहीं होता बेटा, वो 1 महीने का समय सिर्फ आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है, साथ ही साथ उसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि 1 महीने का जो समय केवल रीजनिंग को थोड़ी नहीं देना है, उसमें क्वांट भी पढ़ना है, उसमें करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस भी पढ़ना है, उसमें इंग्लिश भी पढ़ना है, उसमें अगर आप पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको रिटन जो एग्ज़ाम आपका मतलब टाइपिंग का होगा, एसे और जो लेटर होते हैं उनकी भी तैयारी करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें रहती ना, ये नहीं कि 1 महीना सर पढ़ा है यही पढ़ना हो तो ठीक है, इतनी सारी चीज़ें पढ़नी रहती हैं, तो उसमें बहुत हौच पौच होता है। लेकिन अगर आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे तो आपको पता है कि क्या करना है, कितनी चीज़ें आपकी पहले से कवर हैं, तो आप अगर एक रूटीन भी बना लेंगे कि कोई बात नहीं 1 महीने में मेरा प्रीलिम्स निकल गया, 1 महीने बाकी हैं, ये करना है, तो आप बड़े आसानी से कर पाएंगे। अगर एकदम नए सिरे से स्टार्ट किया तब तो कुछ नहीं कर पाएंगे, और इसी वजह से ज़्यादातर बच्चों का प्रीलिम्स निकलता है, मेंस नहीं निकल पाता, क्योंकि माइंड सेट वैसा डेवलप नहीं हो पाता। तो बस यही करना है, सिंपल सी चीज़ें हैं, बस ये ध्यान रखिए। स्ट्रैटेजी तो आपको 50 तरह के चैनल पे बहुत अच्छे से अच्छे टीचर भी दे देंगे, बहुत कुछ थाली में सजा करके आपको दे दिया जाएगा, उससे कुछ होता नहीं है। होता सिर्फ उसी से है कि आप किसी की स्ट्रेटजी पकड़ लीजिए और उसे फॉलो करिए रिलीजियसली। मतलब रोज उस बात को, आपको ये ना हो कि अच्छा अब 2 दिन पढ़ लिया, मोटिवेशन डाउन हो गया, अब कुछ और करते हैं, या फिर ये काम 2 दिन में तो कुछ भी काम नहीं करता, आपको रूटीन में डालना पड़ेगा, तब वो काम करेगा और उसका इफेक्ट आपको दिखेगा रिजल्ट के तौर पे। तो रिलीजियसली फॉलो करिए किसी की भी स्ट्रेटजी को, सिर्फ स्ट्रेटजी देखने से काम नहीं चलेगा, फॉलो करने से काम चलेगा। फॉलो करिए, ईमानदारी से मेहनत करिए, रिजल्ट अपने आप आपको दिखेगा। तो यही है, फ्रेशर के लिए क्या करना है और जो रिपीटर्स हैं उनके लिए क्या करना है, दोनों चीज़ें बता दी हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है और आप अगर इसको फॉलो करते हैं और आपको फ़ायदा मिलता है, वीडियो को लाइक करिए और इसको अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए जो बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। बाकी आपके क्या विचार हैं वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोगों को बाय।